सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम कब तक मुझको रोकोगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील श्रोती और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। 3 मार्कर से संबंधित हमारी खास श्रृंखला चल रही है, आप जानते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है महाजनपद काल और उसमें भी मगध, इससे संबंधित 3 मार्कर का। साथियों, ये हमारा 5वां लेक्चर है। 5वें लेक्चर में हम महाजनपद काल और मगध पे पहुंच गए हैं। अगले 2-3 लेक्चर में हम पूरे प्राचीन भारत को कंप्लीट करने वाले हैं और इस तरह इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पूरा पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और फिर पेपर 4 यहां तक के क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे। जहां शुरू के 3 पेपर के 3 मार्कर आपके लिए लाए जाएंगे और पेपर 4 के सभी 2 मार्कर आपके लिए लाए जाएंगे विद मॉडल आंसर। और जैसा मैं बार बार कहता हूं, इस पूरे लेक्चर के नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त हो जाएंगे। जरूर ज्वाइन कीजिए। यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। साथियों, आज का जो लेक्चर है मतलब महाजनपद काल, इससे संबंधित कुल 27 क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। 27 क्वेश्चन में हमने हर वैरायटी को शामिल किया है, जिसमें राजाओं के नाम, कई बार राजाओं पे भी 3 मार्कर आ जाता है। इसके अलावा राजाओं की उपाधियों पे 3 मार्कर आ जाता है। इसके अलावा राजाओं ने किसी स्थान विशेष पर यदि कोई काम किया है तो उस स्थान पे 3 मार्कर आ जाता है। तो हर तरह के डायमेंशन को कवर करने का इसमें प्रयास किया है। आइए शुरुआत करते हैं 27 3 मार्कर महाजनपद काल और मगध से संबंधित। शुरुआत करते हैं। पहला 3 मार्कर आपको दिख रहा है महाजनपद स्वयं। यदि महाजनपद कभी 3 मार्कर में लिखने आ जाए तो उसे किस तरह डील करेंगे। तो महाजनपद होता क्या है, पहले तो संक्षेप में ये देख लेते हैं। साथियों, महाजनपद आप जानते हैं जनपद का ही बड़ा रूप है महाजनपद। हुआ क्या था, उत्तर वैदिक काल में जो राजा की स्थिति थी वो मजबूत हो गई थी। राजा लोग जो होते थे वो अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगे थे। तो जो उनका साम्राज्य था जिसे जनपद कहते थे, जब उसी का विस्तार हुआ भौगोलिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी, तो वही कहलाने लगा क्या, महाजनपद। तो उत्तर वैदिक काल के बाद राजाओं का जो क्षेत्रीय विस्तार हुआ, मतलब उनके जनपद का जो क्षेत्रीय विस्तार हुआ, वही क्या कहलाया, महाजनपद काल। क्लियर। और ये जो महाजनपद था, इनकी कुल संख्या थी 16। पूरे भारत में से 16 महाजनपद थे, ये भी आप जानते हैं। और इन सब की जानकारी हमें देने वाले जो साहित्यिक स्रोत हैं वो 2 प्रमुख हैं। पहला है भगवती सूत्र जो कि जैन धर्म से संबंधित है, और दूसरा है अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्लियर। और ये मैं किस टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं, तो मैं बात कर रहा हूं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की। ये सारी बातें हैं महाजनपद काल से संबंधित। अब इसे कभी 3 मार्कर में लिखना होगा तो हम कैसे डिजाइन करेंगे, आइए देखते हैं। साथियों, पहले देखिए हेडिंग दिख रही है आपको तात्पर्य, मतलब हम सबसे पहले उसका तात्पर्य बताएंगे। तो क्या बताया, देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जन का बृहद राजनीतिक और भौगोलिक स्वरूप महाजनपद है। ये हो गई एक डेफिनेशन कि जो जन था उसका जब भौगोलिक और राजनीतिक विस्तार हुआ तो वही क्या कहलाया, महाजनपद। पर कब हुआ ये सब, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। क्लियर, ये बता दिया तात्पर्य। दूसरा, कुल संख्या बताई 16। तीसरा, स्रोत, इसकी जानकारी हमें मिलती कहां से है, तो जैन साहित्य के भगवती सूत्र और बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय। और इसके अलावा प्रवृत्ति। साथियों, जो महाजनपद थे मतलब राजाओं का जो साम्राज्य था जिनकी कुल संख्या 16 थी, इनका स्वरूप जो है वो राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक दोनों प्रकार का था। मतलब कहीं कहीं पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था के भी साक्ष्य मिलते हैं। क्लियर। तो हमने कुल 1, 2, 3, 4 फैक्ट बता दिए महाजनपद काल से संबंधित। तो आप देखिए, जो मैं बार बार कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट बताने हैं, कोई भी डायमेंशन अछूता नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा वर्ड लिमिट में काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके अलावा अनावश्यक सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं करना है। इसके अलावा जो बिंदु है उसी से बंधा रहना है, उसके अतिरिक्त कोई बात नहीं करनी है। जैसे यदि यहां महाजनपद की बात हो रही है तो महाजनपद से ही बंधे रहो। अब उसकी राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक के उदाहरण मत देने बैठ जाओ, क्योंकि वो नहीं पूछा है उन्होंने। क्लियर है। अच्छा, और दूसरी बात मैं क्या बोलता हूं कि यदि पॉइंट्स विद हेडिंग में आंसर लिखोगे तो आपका आंसर कम शब्दों में कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप हेडिंग डाल देते हो कुल संख्या, तो बस 16 लिखना है, काम हो गया।
प्रवृत्ति हेडिंग डाल दी, तो बस ये लिखना है गणतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक, आप सेंटेंस फॉर्मेशन से बच गए, जैसा मैं बार बार कहता हूं। और आखिरी चीज जो मैं फिर दोहरा दूं, क्योंकि शुरुआती क्वेश्चन है, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा। क्या बोलता हूं मैं हर बार? मैं कहता हूं कि यदि लाइन हमारे पास बच गई है तो हम अगले पॉइंट का फैक्ट पूर्ण विराम करके वहीं लिख सकते हैं। क्या बात है? क्लियर है? क्योंकि उद्देश्य होता है ज्यादा से ज्यादा 3 मार्कर उस तक पहुंचाना। क्लियर है साथियों? ये था महाजनपद। अगला देखते हैं 3 मार्कर, महाजनपद की राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है भैया, तो अभी मैंने क्या बताया, महाजनपद काल में राजनीतिक व्यवस्था 2 प्रकार की थी, एक राजतंत्रात्मक भी थे और कुछ गणतंत्रात्मक भी थे। कौन कौन से क्षेत्र? मगध, अंग, कौशल, काशी, चेदी और वत्स, इन सब का स्वरूप जो है वो राजतंत्रात्मक था। इसके अलावा बज्जी, मल्ल, नेपाल तराई क्षेत्र के जो जितने महाजनपद है, इनका जो स्वरूप है वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था वाला था। क्लियर? तो आपको ये वाला पॉइंट क्लियर होना चाहिए। आगे देखते हैं, भारत की दूसरी नगरीय क्रांति। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए कि राजा का, जैसा मैंने कहा, जो एम्पायर था, जो साम्राज्य था, जो राजनीतिक इकाई थी, मतलब जनपद, इसका रूप बड़ा हो गया है ना, और यही महाजनपद कहलाया। तो राजा जब ताकतवर हुआ या राजा का एम्पायर जब बड़ा हुआ तो ऑब्वियसली सोसाइटी भी ताकतवर हुई होगी, ऑब्वियसली आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई होगी, क्योंकि जब तक लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी, क्या वो राजा को टैक्स देंगे? और यदि वो राजा को टैक्स दे रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है, तभी तो राजा इतना ताकतवर हुआ कि वो अपनी स्थिति को विस्तार दे रहा है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि महाजनपद काल के दौरान जो सामाजिक और आर्थिक ढांचा था, इसमें भी सकारात्मक परिवर्तन आया था, हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। और राजनीतिक के साथ सामाजिक और आर्थिक मामलों में भी जब सकारात्मक परिवर्तन आया तो लोगों में पैसा आया, पैसा आया तो उनके जीवन स्तर में सुधार आया। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? नगरीकरण। और इससे पहले एक नगरीकरण हमने कहां देखा था? सिंधु घाटी सभ्यता में, पहली नगरीय सभ्यता। तो ये वाली कौन सी नगरीय सभ्यता होगी? दूसरी नगरीय सभ्यता। तो महाजनपद काल को दूसरी नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। और ये किसने कहा, ये हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो देखिए, सीधा आंसर, गार्डन चाइल्ड द्वारा महाजनपद काल को इसके राजनीतिक भौगोलिक विस्तार के कारण दूसरी नगरीय क्रांति कहा जाता है। मैंने आपको पृष्ठभूमि भी समझा दी कि राजनीतिक और भौगोलिक विस्तार हो रहा है तो ऑब्वियसली सामाजिक और आर्थिक भी हो रहा होगा, नगर का निर्माण होगा। क्लियर है? तो आपको सीधे आंसर देना है। जब भी इस तरह का कोई कथन आए तो आपको बताना है ये किसने बोला है, किसके संबंध में बोला है और क्यों बोला है। देखिए, तीनों बातें मेंशन है। किसने बोला है? पॉइंट नंबर 1 गार्डन चाइल्ड। किसके लिए बोला है? पॉइंट नंबर 2 महाजनपद काल के लिए बोला। और क्यों बोला है? तो पॉइंट नंबर 3 क्योंकि उसका विस्तार हुआ था। क्या बातें क्लियर है? तो तीनों बातें मेंशन कर दी और नॉर्मल हमने आंसर लिखा, कोई पॉइंट नहीं, कोई हेडिंग नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं हर आंसर पॉइंट में दिए जाएं, पॉइंट्स वहीं देने हैं जहां आवश्यकता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चौथा 3 मार्कर मगध। जैसे मैंने कहा, स्थान विशेष में भी 3 मार्कर आ सकता है। मगध साथियों आज के बिहार में विद्यमान है, आप सभी जानते हैं, पटना में विद्यमान है, आप सभी जानते हैं। मगध जो महाजनपद था सबसे ताकतवर था। क्यों था? क्योंकि इसका जो भौगोलिक स्थिति थी वो ऐसी थी कि ये चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था, हर तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था, तो कोई बाहरी आदमी अटैक नहीं कर सकता, एक प्राकृतिक सुरक्षा मिली हुई थी। नंबर 2, यहां का जो जलीय तंत्र था वो बड़ा विकसित था, तो सिंचाई और ये सब के साधन भी अच्छे थे। इसके अलावा लोहा जो है वो प्रचुर मात्रा में यही था, तो लोहे के उपकरण, हथियार, सेना के हथियार, ये सब आसानी से उपलब्ध हो रहे थे, तो इसलिए मगध जो है वो ताकतवर था। इसके अलावा यहाँ के जो राजा थे वो भी बड़े महत्वाकांक्षी थे, जिन्होंने मगध के इन रिसोर्सेज का फायदा उठाया और मगध को ताकतवर बनाया। ये आगे की कहानी है, जब हम इतिहास पढ़ते हैं, जब हम आपको बताते हैं। बाकी यदि कभी 3 मार्कर मगध पे जाए तो आप क्या लिखेंगे? साथियों, किसी भी स्थान के बारे में आए तो ऑब्वियसली सबसे पहले ये बताया करो कि इसकी अवस्थिति कहां है, दूसरा ये बताया करो इसकी राजधानी क्या है, तीसरा इसके अलावा जो भी उसका एक प्रसिद्ध बिंदु है वो बता दिया करो। तो आइए मगध की बात करें। अवस्थिति बिहार, ठीक, और देखो ब्रैकेट में लिख दिया 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली। दूसरा राजधानी, साथियों इसकी 3 राजधानियां रही। शुरू में राजगृह थी, फिर वैशाली और फिर पाटलिपुत्र मतलब पटना। इसके अलावा राजवंश की बात करूं तो यहां पर हर्यंक वंश, फिर शिशुनाग या नागवंश, फिर नंद वंश और फिर अंत में मौर्य वंश, इन राजवंशों ने शासन किया। तो साथियों मगध जो है इससे रिलेटेड कभी 3 मार्कर आएगा तो आपके पूरे नंबर तैयार हैं यदि आप इस तरह से फ्रेमिंग करके आएंगे तो। क्या बातें क्लियर हैं? आगे बढ़ते हैं। बज्जी, साथियों बज्जी भी एक महाजनपद था, तो सेम पैटर्न इस पे अपनाने का प्रयास करेंगे। राजधानी वैशाली, कहां? बिहार के मुजफ्फरनगर में। क्लियर? नंबर 2 स्वरूप, यह विश्व का पहला गणतंत्र था।
साथियों ये भी जैसा अभी हमने पीछे भी देखा था, एक ऐसा महाजनपद था जिसका राजनीतिक स्वरूप गणतंत्रात्मक वाला था और ये विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। प्रीलिम्स में भी इस पे क्वेश्चन बनता है। विशेष इसमें यह है कि ये एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो 8 राज्यों का समूह था। अब देखिए 3 बातों को हमने 3 पॉइंट में कितने सहजता से परोस दिया, पूरे नंबर मिलेंगे। क्या बात है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला आते हैं असमक, ये भी एक महाजनपद है। सीधा इसका अप्रोच रखेंगे। पहला राजधानी, इसकी राजधानी पोर्टन पोर्टिल दोनों नाम मिलते हैं। ये आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी तट पर विद्यमान है। इसके अलावा ये पहला महाजनपद है जो दक्षिण भारत, या एकमात्र महाजनपद है जो दक्षिण भारत में था। क्लियर है? तो ये इसके 2 पॉइंट हो गए। मतलब इनसे रिलेटेड जो भी आपको 3 खास पॉइंट पता है वो बता देना है आपको। अच्छा, अगला देखिए कंबोज। मैं पूरे 16 महाजनपद नहीं बताने वाला हूं, पर जो महाजनपद मैं बता रहा हूं एटलीस्ट इतने तो आपको तैयार कर लेने हैं। कंबोज की यदि हम बात करें साथियों, तो राजधानी इसकी हाटक, ये जो है ये वर्तमान पाकिस्तान क्षेत्र में विद्यमान है। विशेषता इसकी ये है कि ये एकमात्र ऐसा महाजनपद है जिसका उल्लेख अशोक के शिलालेख में हमें मिलता है, और वो भी अशोक के 13वें शिलालेख में। इसके अलावा ये सबसे अंत में विद्यमान महाजनपद था, मतलब सबसे आखिरी महाजनपद था, और ये अपने घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। तो ये 3 बातें यहां भी बता दी। अब देखिए 3 लाइन में हमने उसकी राजधानी भी बता दी, हमने उसकी अवस्थिति भी बता दी, उसमें क्या क्या खास था। एकमात्र महाजनपद जो कि अशोक के द्वारा वर्णित था, एकमात्र महाजनपद ऐसा महाजनपद जो अंतिम था और अपने घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। इससे रिलेटेड जितना हमें पता था सब हमने क्लासिफाई करके बता दिया, एज इट इज मेंशन करना है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी किसी स्थान से रिलेटेड 3 मार्कर आता है, खासकर महाजनपद से रिलेटेड, तो ऑब्वियसली उसकी अवस्थिति और राजधानी बता दिया करो। दूसरा, उस पर किन किन राजवंशों ने शासन किया वो बता दिया करो। और तीसरा, उससे संबंधित जो भी विशेष है वो बता दिया करो। अब यहां कोई राजवंश खास नहीं है इसलिए हमने नहीं बताया, पर मगध में राजवंश खास थे तो वो बता दिए थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद होने का कारण क्या है? तो भैया मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, सीधे देखिए आंसर। प्राकृतिक सुरक्षा प्राचीर, नंबर 2 लोहे की प्रचुरता, नंबर 3 सोन नदी तंत्र की उपलब्धता। इसके अलावा एक और चाहो तो ऐड कर सकते हो, महत्वाकांक्षी शासक। ये अपन मेंस में जो 5 मार्कर या 11 मार्कर होता है उसमें डिटेल में पढ़ते हैं। मगध के उत्कर्ष को समझाइए 11 मार्कर के हिसाब से हम तैयार करते हैं। कभी 11 मार्कर से रिलेटेड यदि श्रृंखला चलाई तो उस पर हम चर्चा करेंगे। अगला देखते हैं बिंबिसार। साथियों देखिए फिर अब हम आ गए व्यक्तियों पे। मैं बार बार कह रहा हूं कि अलग अलग सेक्शन हमने कवर किए हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे स्थान विशेष की, अब हम बात करने वाले व्यक्तियों की, व्यक्तियों में भी राजाओं की। तो साथियों दिमाग में बिठा लो, जब भी किसी राजा के बारे में 3 मार्कर आता है तो आपको 3-4 पॉइंट दिमाग में रख लेने जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला तो आप ये बताइएगा कि इसका वंश क्या था या इसका टाइम पीरियड क्या था, इसने कब शासन किया था। दूसरा ये जरूर बताइएगा इसकी राजधानी क्या थी। उसी के साथ में आप बता सकते हैं इसकी उपाधियां या इसके द्वारा कोई अन्य नाम प्रयुक्त होता हो तो। और तीसरा जरूर बताइएगा उसने यदि कोई खास काम किया है तो। लगभग इन 3-4 बिंदुओं के आसपास आप घूमेंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। बिंबिसार की बात करें तो देखिए परिचय में मैंने क्या बताया, हर्यंक या पितृहंता वंश, मतलब उसका वंश बताया है मैंने। कॉमा करके देखो वहीं ब्रैकेट में लिख दिया 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व, मतलब मैंने उसका टाइम पीरियड बता दिया कि कब से कब तक उसने शासन किया। और फिर देखो कॉमा करके मैंने बता दिया अन्य नाम श्रेणिक, मतलब उसके परिचय को मेंशन करने के क्रम में मैंने उसका वंश भी बता दिया, मैंने उसका वर्ष भी बता दिया और मैंने उसका उपनाम भी बता दिया। क्लियर? दूसरा राजधानी, इसने राजगृह को राजधानी बनाया जो 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। और विशेष यह है कि यह पहला भारतीय शासक था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया, मतलब उसके द्वारा किया गया काम। प्लीज दिमाग में बिठा लो, यही पैटर्न रखना है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं किसी राजा के बारे में कितनी बातें पता है, क्या लिखे ना क्या ना लिखे। परिचय पहली हेडिंग डालना, उसका वंश, उसका वर्ष और उसका उपनाम या उपाधि बता देना, राजधानी बताना और उसके द्वारा किया गया काम बता देना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जीवक, अब साथियों ये कोई राजा तो था नहीं, बिंबिसार जो है उसी का एक राजवेद था जिसे उसने गौतम बुद्ध की शरण में भी भेजा था। इसके अलावा जो चंड प्रद्योत थे अवंती क्षेत्र के राजा, उनके इलाज के लिए भेजा था। तो इस बात को हमने सीधे लिख दिया कि बिंबिसार का राजवेद था जिसे उसने महात्मा बुद्ध की सेवा में और अवंती नरेश चंड प्रद्योत के पीलिया के इलाज के लिए भेजा था। इस बात को सीधे लिख दिया गया क्योंकि ये इसी लायक था, इसमें कोई पॉइंट और ये सब बनाने की जरूरत नहीं थी। अगला देखिए अजातशत्रु, फिर एक राजा, सेम पैटर्न,
पहला देखो आप परिचय, क्या बताया परिचय में? वंश, वर्ष, अन्य नाम। वंश क्या है? वही हर्यंक वंश। वर्ष क्या है? 492 से 460 ईसा पूर्व। इसके अलावा अन्य नाम है कुड़िक। दूसरा राजधानी है इसकी गिरी ब्रज या राजगृह। और तीसरा कार्य। साथियों इसने एक तो बौद्ध संगति का आयोजन कराया था, आपने बौद्धिज्म वाले सेक्शन में देखा था। और दूसरा बुद्ध के अवशेषों पर, जो बुद्ध के अवशेष थे उन पर इसने राजगृह क्षेत्र में एक स्तूप का निर्माण कराया था। ये इसके काम थे कुछ प्रमुख। अब ऐसे काम तो बहुत करे थे पर हमने कोई एक दो मेंशन कर दिए। पर इस तरह से आप देखिए मैंने 3 पॉइंट में कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी किसी एक राजा से संबंधित। 1, 2 और 3 इंफॉर्मेशन तो पहले ही पॉइंट में दे दी, चौथी इंफॉर्मेशन यहां दे दी और 5वीं इंफॉर्मेशन उसके कार्य के माध्यम से दे दी। 3 नंबर के क्वेश्चन में 5 फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे दी, काम हो गया आपका। क्लियर? बट पैटर्न याद रखो, एज इट इज ये उतार के आना, बिल्कुल परेशान नहीं होना, टाइम नहीं होता है वहां आपके पास। अगला देखें उदयन, फिर एक राजा। देखें भाई सेम पैटर्न, परिचय, वंश, टाइम पीरियड। वंश है हर्यंक वंश और टाइम है 460 से 444 ईसा पूर्व। इसका कोई उपनाम हमें प्राप्त नहीं हुआ तो हमने नहीं लिखा। राजधानी इसकी पाटलिपुत्र, और ये खास है क्यों? क्योंकि ये पहला राजा था जिसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। क्लियर है? अभी तक राजधानी राजगृह, वैशाली ये सब चल रही थी मगध की। पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी इसी ने बनाया। क्लियर? और इसके बाद फिर दूसरे राजा आए, उन्होंने फिर राजधानी बदल ली। पर फिर कालाशोक नाम का राजा आएगा जो पाटलिपुत्र को फिर से राजधानी बनाएगा और उसके बाद पाटलिपुत्र हमेशा राजधानी रहेगी। तो सबसे पहले किसने बनाया? उदयन ने। और सबसे अंतिम राजा जिसने बनाया और उसके बाद वो कभी चेंज नहीं हुई तो वो था कालाशोक। क्लियर? चलिए, कार्य क्या किया इसने? पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया। क्लियर? तो ये 3 पॉइंट हमने यहां मेंशन कर दिए। आगे देखें, वत्सकार, वरसकार या वर्षकार, ये भी एक व्यक्ति है। अभी कोई राजा नहीं है। देखिए सीधी सी बात है, अजात शत्रु का एक मंत्री था। अब जो क्षेत्र था बज्जी, आपको मैंने अभी बताया कि भाई वो 8 राज्यों का समूह था, तो उसके ऊपर विजय प्राप्त करना आसान नहीं था। तो अजात शत्रु ने सबसे पहले अपने इस मंत्री को वहां भेजा फूट डालने के लिए उन 8 राज्यों में। ये गए, इनने फूट डाली। उसके बाद अजात शत्रु ने अटैक किया था वहां पे, और उसी युद्ध में उसने रथ, मूसल, महाशिला कंठक जैसे हथियारों का भी उपयोग किया था। क्लियर? तो ये उसका मंत्री है, पता होना चाहिए। तो सीधा हमने लिख दिया कि अजात शत्रु का मंत्री जिसे बज्जी संघ में फूट डालने के लिए भेजा गया था। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं भैया। रथ, मूसल और महाशिला कंठक, लो इस तरह के भी प्रश्न बन जाते हैं कई बार कि बताइए रथ, मूसल और महाशिला कंटक क्या? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जब अजात शत्रु बज्जी संघ पर अटैक कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने जिन हथियारों का प्रयोग किया उनमें खास थे रथ, मूसल और महाशिला कंटक। शिला मतलब पत्थर, एक तरह से जैसे गुलेल से हम कोई चीज फेंकते हैं उस तरह से बड़ा पत्थर फेंक के मारना उस औजार से, वो हो गया महाशिला कंटक। रथ मूसल की एक चक्र चलता जाएगा, रथ के आगे लगा हुआ है, जो भी सामने आएगा कटता जाएगा, इस तरह का एक था। तो देखिए अजात शत्रु द्वारा बज्जी संघ के विरुद्ध युद्ध में प्रयुक्त शस्त्र, दैट्स इट। तो एक लाइन में लिख दिया, सारी चीजें बता दी कि एक प्रकार के भी ये शस्त्र थे, युद्ध में प्रयुक्त हुए बज्जी संघ के विरुद्ध अजात शत्रु द्वारा। ठीक, इसमें भी कोई पॉइंट और कोई डेफिनेशन जैसा कुछ नहीं। पाटलिपुत्र, देखिए स्थान विशेष पे क्वेश्चन आ गया फिर से। पाटलिपुत्र, अभी इसके बारे में बहुत कुछ बताया है मैंने। पहला पॉइंट, गंगा और सोन नदी के संगम पर, साथियों पता होना चाहिए, गंगा और सोन नदी के संगम पर कुसुमनगर और एक नाम पाटलिपुत्र भी था, इसकी स्थापना की गई थी। और इसके बारे में अभी आपने देखा कि उदयन पहला राजा था जिसने इसे राजधानी बनाया, और कालाशोक या काकवर्ण ये अंतिम व्यक्ति था जिसने इसे राजधानी बनाया, मतलब अंतिम रूप से राजधानी बनाया। उसके बाद कभी ये राजधानी से हटी नहीं, हमेशा पाटलिपुत्र ही राजधानी रही। तो पाटलिपुत्र पे कभी 3 मार्कर आए तो ये 2 पॉइंट आपको जरूर मेंशन कर देना है, कहां स्थापित हुआ और कब कब राजधानी बनाई गई। साथियों अगला है कालाशोक, फिर वही राजा पे प्रश्न बन गया। तो क्या क्या बताएंगे? सबसे पहले परिचय वाला सेक्शन, उसमें देखिए मैं क्या बोलता हूं, वंश बताइए, टाइम पीरियड बताइए, और यदि कोई उपनाम है तो वो भी बता दीजिए। यही तो वंश इनका शिशु नागवंश या नागवंश है, टाइम पीरियड 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। इसके अलावा मतलब ये पूरे वंश का ही टाइम पीरियड लिख दिया है यहां पर, कालाशोक का नहीं है ये। क्लियर? तो वो आप एक बार देख लेंगे। राजधानी जो है इनकी पाटलिपुत्र थी, और अभी मैंने बताया अंतिम बार उसे राजधानी बनाया, और विशेष ये था कि इन्होंने द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। या विशेष ना देके इसको कार्य नाम की हेडिंग दे सकते हैं,
तो इसकी हेडिंग्स भी वैसे ही हो जाएंगी जैसे पिछले हमारे क्वेश्चन में राजा से संबंधित 3 मार्कर की हेडिंग थी। तो क्या क्या हेडिंग थी? वो परिचय, उसमें आप उसका वंश, उसका टाइम पीरियड बताएंगे, दूसरा उसकी राजधानी और तीसरा उसके द्वारा किए गए कार्य। क्लियर? आगे देखते हैं। अगला महापद्म नंद, सेम पैटर्न सेम पैटर्न। कौन था महापद्म नंद? तो भैया मगध पे अलग अलग राजवंशों ने शासन किया। पहला वंश था हर्यंक वंश, उसके राजा कौन थे? अभी हमने बताया, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। क्लियर? उसके बाद ये वंश खत्म होता है, और भी राजा आते हैं पर वो इतने ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है। फिर आता है नागवंश। नागवंश में शिशुनाग था, ये कालाशोक था जिसके बारे में भी हमने देखा, ये वंश हटता है। उसके बाद आया कौन सा वंश? नंद वंश। नंद वंश का राजा महापद्म नंद, और नंद वंश के बाद आएगा फिर कौन सा? मौर्य वंश। तो ये वंश आपको पता होने चाहिए। चलिए, वैसे इतिहास में आप पढ़ते हैं, हम यहाँ टॉपिक नहीं पढ़ने आए हैं, हमें यहाँ 3 मार्कर देखने हैं और बहुत संक्षेप में समझना है, वो भी इसलिए ताकि आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए। क्लियर? तो महापद्म नंद की बात करें तो देखिए फिर वही बात, वास्तविक संस्थापक थे किसके? नंद वंश के। वास्तविक संस्थापक और संस्थापक में अंतर होता है साथियों। संस्थापक नहीं थे, वो तो नंदन था, ये वास्तविक संस्थापक थे। वास्तविक संस्थापक उस शासक को कहा जाता है जिसने कुछ ऐसे फैसले लिए हो जिसने अपने वंश को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया हो। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने परिवार में संस्थागत या दीर्घकालिक बड़े निर्णय लेने वाला व्यक्ति जो है वो वास्तविक संस्थापक कहलाता है। तो महापद्म नंद थे। उपाधियां इनकी बहुत सारी थी, एकराट, सर्वछत्रांतक, उग्रसेन, कल्की, है ना। इसके अलावा उपलब्धियां इनके कार्य, तिनसुलिया नहर बनवाई, कलिंग पर विजय प्राप्त करी, और कलिंग से इन्होंने जिनसेन की प्रतिमा उठा के ले आए थे। बट फिर कह दूं कि हेडिंग्स आप इसकी वैसे ही जमाए जैसे पिछले राजाओं की हमने जमाई थी, तो आपके लिए आसान होगा। परिचय में आप ये बता दें वंश के बारे में, उपनाम या उपाधियों में ये बता दें, और उपलब्धि की जगह कार्य हेडिंग डाल सकते हैं, तो आपका वैसे ही चलेगा। चलिए अगला देखें, अग्रमीज। अब देखिए ये कोई राजा नहीं है, ये एक तरह का उपनाम है। मैंने क्या बोला? उपनाम और उपाधियों पे भी 3 मार्कर आ सकता है। अग्रमीज कहा जाता था घनानंद को, जो नंद वंश का आखिरी राजा था। क्यों कहा जाता था? धन का संचय करने के कारण। ठीक, और इसे अग्रमीज यूनानी अभिलेखों में कहा गया। तो यूनानी अभिलेखों में घनानंद, ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा है, नंद वंश का अंतिम शासक, उसे कहा गया, जिसका अर्थ क्या होता है? धन का संचय करने वाला। अब देखिए कितने सारे फैक्ट बता दिए सिंपल सी 1.5 लाइन में। हमने ये भी बताया कि अग्रमीज कहां कहा गया? यूनानी अभिलेखों में कहा गया। किसे कहा गया? घनानंद को कहा गया, और ब्रैकेट में एक और फैक्ट दे दिया कि नंद वंश का अंतिम शासक। इसका तात्पर्य क्या होता है ये भी बता दिया कि धन का संचय करने वाला। तो 3 फैक्ट दे दिए 1.5 पौने 2 लाइन में। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में भारत पर हुए विदेशी आक्रमणों का क्रम। कई बार इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं साथियों, तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तो खैर आक्रमण का क्रम है जो लगभग सबको पता होता है। कई बार अवधि से संबंधित पूछ लिया जा सकता है कि बताइए सर्वाधिक शासन करने वाले 3 राजाओं के नाम। क्लियर? किसी भी वंश का दे देंगे। तो अवधि का क्रम पूछ लेते हैं, कई बार कौन पहले आया इसका क्रम पूछ लेते हैं, जो हमें अमूमन सरल लगता है पर वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने डाल दिया। और आप सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में सबसे पहले भारत पे जो अटैक किया था वो ईरानियों ने किया था। क्लियर है? इसके बाद दूसरा अटैक भी ईरानियों ने किया था, और फिर जो तीसरा अटैक है वो यूनानियों ने किया था, जिसमें सिकंदर आया था। तो सिकंदर का अटैक भारत पे होने वाला तीसरा विदेशी अटैक था। यूनानी के मामले में देखें तो वो पहला यूनानी था, पहला ग्रीक था जिसने अटैक किया, बट ओवरऑल देखें तो वो तीसरा था। क्लियर है? और सबसे पहले किसने अटैक किया था? ईरानियों ने। तो देखिए पूरा क्रम, सबसे पहले ईरानी आए, फिर यूनानी या ग्रीक आए। ये तो मैंने कब का बताया? महाजनपद टाइम का। फिर महाजनपद काल के बाद जो मौर्य काल आता है, और मौर्य काल का जब पतन हो जाता है, मतलब मौर्योत्तर काल, तो मौर्योत्तर काल में भी विदेशी आक्रमण होते हैं। उस समय कौन आता है? तो फिर आता है हिंद यूनानी, फिर आते हैं शक, फिर आते हैं पहलव, और फिर आते हैं कुषाण। तो प्राचीन भारत में इतने सारे विदेशी आक्रमण हुए, और इसके बाद कुषाण के बाद भी इधर भविष्य में जाएगा हूण, गुप्तोत्तर काल में। तो ये पूरे विदेशी आक्रमण हुए थे, आप सभी जानते हैं। तो आपको बिल्कुल सीक्वेंस में लिख देना। अगला देखें, ईरानी आक्रमण का भारत पर प्रभाव। आप सभी जानते हैं, जैसा मैंने कहा, पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों का ही था, महाजनपद काल। दूसरा भी उन्हीं का था। तीसरा किसका था? ग्रीक का। उसमें कौन आया था? सिकंदर। चलिए, तो क्या प्रभाव पड़ा साथियों? पहला तो ये पड़ा कि ईरानियों की जो छत्रप शासन प्रणाली है, छत्रप प्रणाली, उसका भारतीय राजनीति में समावेशन हो गया। छत्रप बोलते हैं जो क्षेत्रीय राजा होते हैं या जो सामंत होते हैं। राजा जो है वो बड़े एम्पायर को संभाल नहीं पाता है, तो छोटे छोटे छत्रप, छोटे छोटे
क्षेत्र के राजाओं को अपॉइंट कर देता है। क्लियर, एक तरह से गवर्नर। ठीक, तो इसे छत्र प्रणाली भी कहा गया। ये कहीं ना कहीं विकेंद्रीकरण की एक व्यवस्था थी ताकि राजा का शासन करना आसान हो सके। ये हमने ईरानियों से लिया। इसके अलावा अभिलेख लिखने की शुरुआत भी जो है वो ईरानियों से प्रेरित होकर ही हुई थी। और जो खरोष्टी और अरामाइक लिपि है लेखन की, ये भी हमने वहीं से ली है। तो साथियों, यह इनका भी प्रचार प्रसार इसी के कारण हुआ है। तो तीन प्रमुख प्रभाव पड़े ईरानियों के अटैक के भारत पर। पहला मैंने क्या बताया, छत्र प्रणाली, दूसरा अभिलेखों का उत्कीर्ण होना, और तीसरा लिपि। लिपि में भी क्या, खरोष्टी और अरामाइक। आगे बढ़ते हैं, खरोष्टी लिपि पे आ गया लो 3 मार्कर। तो अंदर की चीजों पे भी यदि कभी 3 मार्कर बनेगा तो उसे हम अगले क्वेश्चन के रूप में दर्शा देते हैं। तो खरोष्टी में सिंपल है कि ईरानी आक्रमण के परिणाम स्वरूप ऑब्वियसली पश्चिमोत्तर भारत में पैदा होगी, वहां विकसित होगी। और ये अरामाइक और ईरानी लिपि का मिश्रण थी। ईरान के लोग आए, अटैक किया, तो उनकी जो अपनी लिपि थी और जो अरामाइक हमारे यहाँ की लिपि थी, इनका जब मिश्रण हुआ तो बनी कौन सी लिपि, खरोष्टी लिपि। कहां बनी, पश्चिमोत्तर में। तो तीनों बातें हमने बता दी। देखिए कि ईरानी आक्रमण का परिणाम था, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में था, और अरामाइक और ईरानी के मिश्रण से बनी। 3 फैक्ट दे दिए, काफी हैं। आगे बढ़े, झेलम बितस्ता हाइडेस्पीस का युद्ध। साथियों, आप सभी जानते हैं सिकंदर का आक्रमण मतलब भारत पर हुआ तीसरा विदेशी आक्रमण। जब हुआ तो सिकंदर ने सबसे पहले आंभी मतलब तक्षशिला के राजा के ऊपर अटैक किया था। आंभी जो है उसने आत्मसमर्पण कर दिया था, ये भी आप जानते हो। फिर सिकंदर ने दूसरा अटैक किया था झेलम नदी के तट पर, पोरस नाम के राजा पर, पुरु वंश के राजा पर। और उस राजा की हुई तो हार थी, पर उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसके हारे हुए सभी क्षेत्र, या सिकंदर द्वारा जीते हुए सभी क्षेत्र सिकंदर ने लौटा दिए थे। ये सारा प्रकरण आप जानते हो, आपने कहानियों में सुना है। उसी युद्ध को झेलम का युद्ध, बितस्ता का युद्ध या हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि उन नदियों के तट पर हुआ था। जरा देखिएगा, सिकंदर का दूसरा संघर्ष, दूसरा क्रम भी मेंशन किया। देखिए, पुरुवंशी राजा पोरस के साथ हुआ। कहां हुआ, झेलम या बितस्ता नदी के तट पर हुआ, जिसमें पोरस की पराजय हुई। वीरता से प्रसन्न होकर सिकंदर ने उसका क्षेत्र लौटा दिया। अब आप बोलेंगे सर आप तो बोलते हो कि ज्यादा डिस्क्रिप्टिव मत हो, अब आपने पूरी चीजें ही लिख दी। मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये वाला जो प्रकरण है ये बहुत प्रसिद्ध है कि सिकंदर ने उसकी वीरता से प्रसन्न होकर उसका क्षेत्र लौटा दिया था। तो हमारे पास यदि जगह बची है तो हम मेंशन कर सकते हैं। आप देखें, मैंने हर चीज मेंशन कर दी। सिकंदर का दूसरा आक्रमण था, ये भी मेंशन किया। किस वंश का वो राजा था, तो पुरुवंशी पोरस राजा था। कहां हुआ युद्ध, ये भी बता दिया। परिणाम क्या हुआ, ये भी बता दिया। साथियों, कोई भी युद्ध जब आता है तो प्लीज इन बातों पर ध्यान देना। मैं पहले भी लेक्चर में बता चुका हूं, कहां हुआ, किसके बीच हुआ, क्या परिणाम हुआ, ये 3 चीज तो जरूर बता देना। और परिणाम में यदि कहीं 2 लोगों के बीच कोई खास संधि हुई है तो संधि को भी मेंशन करना। 3 बातें याद रखना किसी भी युद्ध के बारे में। अगला देखें, उलूक शैली। ये एक शैली थी सिक्कों को ढालने की, सिक्का निर्माण की। देखें, सिंपल सी बात, सिक्के ढालने की एक शैली है। ये यूनानियों के संपर्क में आने का प्रभाव था। यूनानी लोग जब भारत आए तो उसके बाद हमारे यहाँ के सिक्के भी इस शैली में ढाले जाने लगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, भारतीय इतिहास की प्रथम प्रमाणित तिथि। साथियों, आप सभी जानते हैं इतिहास जो है वो कुछ बिल्कुल ऑथेंटिक तो नहीं है ना, मतलब बिल्कुल प्रूव्ड नहीं है ना। उस समय थोड़ी बहुत ऊंच नीच की पूरी गुंजाइश होती है। क्यों, क्योंकि इतिहास किसी व्यक्ति ने तो बताया नहीं है। इतिहास जो है, जो भी चीज है, वो एक अनुमान है, और वो अनुमान हमने लगाया है मिले सोर्सेस के आधार पर। भाई कहीं खुदाई हुई, वहां से जो सोर्सेस मिले, फिर अनुमान हमने लगाया कि यार यहाँ ऐसा होता रहा होगा, यहाँ ऐसा होता रहा होगा। तो जो भी हमारे पास आज इंफॉर्मेशन है वो बस अनुमान है कि नहीं। तो जितनी भी हम तारीखों की बातें करते हैं कि ये राजा इस टाइम पीरियड पे रहा होगा, तो वो भी एक अनुमान है। बट पहला प्रमाणित सबसे ज्यादा ऑथेंटिक तिथि कौन सी हमें मिली थी, तो वो थी सिकंदर का भारत आक्रमण। सिकंदर ने जब भारत पर अटैक किया तो उस अटैक की जो तिथि थी वो सबसे ज्यादा प्रमाणित मानी जाती है, और वही भारतीय इतिहास की प्रथम प्रमाणित तिथि। उसके बाद भारतीय इतिहास का लेखन और आसान हो गया था। सीधे पूछा जा सकता है, देखिए वही मैंने लिखा है कि सिकंदर के भारत आक्रमण की तिथि ब्रैकेट में 326 ईसा पूर्व, तिथि जरूर बताइएगा, भारतीय इतिहास की पहली प्रमाणित तिथि मानी जाती है। अगला, सिकंदर के सहयोगी सेनापति, सीधे नाम बता दो साथियों। पहला था नियारकस,
जो कि उसका जल सेनापति था। फिर था सेल्यूकस निकेटर, ये वही सेल्यूकस निकेटर था जो सिकंदर के वापस जाने के बाद सारी चीजों को संभाल रहा था। और इसी का युद्ध होता है हमारे किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से। ये मैं पिछली क्लासेस में बता चुका हूं, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य हार जाता है। क्लियर। और फिर इसकी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हो जाता है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। खैर, इसके अलावा आनेसिक्रेट्स और अरिस्टोबुलस, ये सब सहयोगी सेनापति थे किसके, सिकंदर के। आपको नाम पता होने चाहिए। अगला देखिए, सिकंदर द्वारा स्थापित नगर। साथियों, सिकंदर ने भारत में कुल कई नगर स्थापित किए, पर 3 प्रमुख थे। निकेया मतलब विजयनगर, दूसरा बहुकेफला, ये उसके घोड़े के नाम पर था, तीसरा सिकंदरिया, ये सिंध क्षेत्र पे था। ये तीनों आपको पता होने चाहिए। अगला देखें, भद्रसाल, आखिरी 3 मार्कर। साथियों, ये जो है ये घनानंद नाम के राजा का युद्ध मंत्री था। घनानंद कौन, नंद वंश का अंतिम राजा। जैसे आपदस्थ कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी पंडित चाणक्य के सहयोग से, बट घनानंद जब युद्ध हारा तो क्या डायरेक्टली घनानंद हारा, नहीं, घनानंद का जो युद्ध मंत्री था उसका नाम था भद्रसाल, वो हार गया था। क्लियर। तो भद्रसाल कौन है, इस पे कभी आ सकता है। तो देखिए, घनानंद का युद्ध मंत्री था, जिसे पराजित कर, अब इसे किसकी सहयोग से पराजित किया था, कश्मीर के राजा की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों, इतिहास में जनरली ये होता है कि कोई व्यक्ति, कोई नाम, कोई स्थान या कोई वस्तु इस तरह से आ जाती है जो हमें चौंका देती है और हमें उसके बारे में पता नहीं होता है। एक लाइन लिखनी होती है, पूरे नंबर मिल जाते हैं। इस तरह के प्रश्न देखे गए हैं विगत वर्षों में। कई बार वस्तु आ जाती है, बताइए ये क्या है, इस पर टिप्पणी करो। जैसे पिछले हमारे लेक्चर में हमने देखा कि वास, अधिवास और नीवी, ये क्या होते हैं। तो भाई पहनने के कपड़े हैं, कोई नीचे पहनने का कपड़ा है, कोई ऊपर की तरफ पहनने का कपड़ा है, कोई ये प्रकार का दुपट्टा है। तो हमने इस पे भी 3 मार्कर बनाया ताकि हर डायमेंशन हम कवर कर सकें, क्योंकि विगत वर्षों में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। ये थे कुल 27 क्वेश्चन साथियों, महाजनपद काल या मगध से संबंधित। अगले लेक्चर में मिलेंगे मौर्य काल से संबंधित 3 मार्कर लेके। बहुत बहुत धन्यवाद।